प्रिय विद्यार्थियों, विश्व आयुर्वेद परिषद आज आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और उनका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे। विशेष तौर से सीबीसी, जो कि एक बहुत ही प्राइमरी और विशेष टेस्ट है और बहुत कॉमन सा टेस्ट है, तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में चर्चा के लिए होंगे डॉक्टर शालिनी राय, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली में। तो ध्यान से देखिएगा और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को देखिए। धन्यवाद। के माध्यम से क्या क्या इंफॉर्मेशन डेराइव होती है उसको समझ सके। तो ये टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम फॉर्म में सीबीसी कहते हैं। अच्छा छात्रों, आपके सामने ये अगर हम बताएं कि कुछ पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 21 ग्राम पर डीएल है और उसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब आरबीसी का एक जो है साइज, उसका वॉल्यूम 105 फेम्टोलीटर होता है, जो कि नॉर्मली 80 से 98 या 100 फेम्टोलीटर तक होता है। तो इससे आप क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं कि क्या ये इसको हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गई है। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने पहले पढ़ा होगा, तो क्या ये पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन है या नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर हम 11.5 से मानते हैं, तो एक दूसरा है जिसमें 11 ग्राम पर डीएल की हीमोग्लोबिन है और उसका एमसीवी 105, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 105 फेम्टोलीटर है, तो ये कैसा अनीमिया है। इसी प्रकार से दूसरा है जिसमें भी 11 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है, लेकिन इसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 88 फेम्टोलीटर है। तो ये कैसे भिन्न है उस पुराने वाले से। एक और कंडीशन है, उसमें भी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम है लेकिन एमसीवी 72 फेम्टोलीटर है। तो इन अलग अलग कंडीशन 11 ग्राम पर डीएल पर अलग अलग हमारी चिकित्सा बदल जाएगी, हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी बदल जाएगा। इस सारे को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस और आपके सामने हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन तो 9.5 है, दो कंडीशन है आपके स्क्रीन पर, लेकिन टीआरबीसी एक में 5.8 मिलियन है जो कि नॉर्मल है, 4.5 से 5.5 मिलियन उससे ज़्यादा है। दूसरे में टीआरबीसी 3.5 मिलियन है जो नॉर्मल होती है 4.5 से 5.5, उससे कम है। तो ये दो कंडीशन किस प्रकार से अलग में क्या कोई अंतर आएगा, ये हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से दो और कंडीशंस दी हुई हैं, तब इन प्रश्नों का बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं कि ये सारे पैरामीटर्स टीआरबीसी एमसीवी क्या है और इससे क्या इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये सीबीसी इतना इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्यों कराते हैं, इसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, उसके पैरामीटर्स का वेरिएशन क्या है, उस वेरिएशन से हमें पता क्या चलता है और उससे हमको असेसमेंट क्या करेंगे और उससे हमारी केयर में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस स्लाइड में हम आज देखेंगे और सीखेंगे। तो ये जो सीबीसी है इसके अंदर जो पैरामीटर्स आते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इससे पहले कि हम इसमें बढ़ें, आप सभी को पता है कि जो ब्लड है, ब्लड इज द क्रोमोप्रोटीन, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये हैं। और उसी अगर हम इसमें क्लॉटिंग फैक्टर बहुत कुछ है इस ब्लड में जो फ्लो कर रहा है, बट अगर हम सीबीसी के कंटेक्स्ट में कहें तो हम फोकस रहेंगे हीमोग्लोबिन पे, टीआरबीसी जो कि टोटल रेड ब्लड सेल का काउंट है, हीमेटोक्रिट, आरबीसी इंडाइसिस वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, टीएलसी जो कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, डीएलसी जो कि उसका डिफरेंशियल काउंट होता है कि अगर 10,000 टोटल डब्ल्यूबीसी हैं तो उसमें से कितने न्यूट्रोफिल, कितने लिम्फोसाइट, कितने यूसिनोफिल, कितने मोनोसाइट हैं, ये हो गया। और जो तीसरा कंपोनेंट है ब्लड का प्लेटलेट, उस प्लेटलेट का काउंट क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और एक हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मतलब सेल की प्लॉटिंग होती है कि सेल का साइज कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, उसकी साइज के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। ये सारी चीज़ें सीबीसी में हमें एक डायग्राम में दिखती हैं। तो सीबीसी हम कराते क्यों हैं, क्योंकि बहुत सस्ता टूल है लेकिन बहुत पावरफुल है, जिससे कि हम अच्छा इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, ना केवल ब्लड और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, बल्कि
बहुत सारे डिराइव होते हैं, और हेल्थ और डिजीज स्टेट अदर स्टेट। तो किस तरीके से ये किया जाता है? तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लड सेल काउंटर्स यूज करते हैं, जिसमें मेथड होते हैं कि कैसे हम एक ब्लड है, हम ये विचार करें कि कैसे होता होगा कि हमने सिंपल ब्लड लिया, अब उस ब्लड को वो किस तरीके से एनालाइज करके उसमें आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेट कितना है, कैसे बताते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड सैंपल है ये फ्लूइड में डाइल्यूट होता है, और डाइल्यूट करके छोटे से पोर से पास करते हैं, जिससे कि एक बार में एक ही सेल एक पर्टिकुलर जगह पास हो सके। तो जब एक बार में एक ही सेल पास का जो फ्लो है उसमें कितना चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस को, इम्पीडेंस जिसे हम कहते हैं, उसको मेजर करके नंबर ऑफ सेल्स का पता लगाते हैं। दूसरा है कि जैसे सेल जब एक लाइन में एक सेल जब पास कर रहा है तो वहां पर लाइट की रेज पास करते हैं, और लाइट की रेज लेजर होती है, और उसका सेल का कैसा एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसा स्कैटर कर रहा है, उसके आधार पर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जाता है। नेक्स्ट है कि जो ब्लड है उसको जैसे आपने टीआरबीसी में या हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में करते हैं कि आरबीसी को आप लाइज कर देते हैं और हीमोग्लोबिन को बाहर देते हैं, और बाहर निकालने के बाद में उस हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करते हैं। इसी तरीके से इस ब्लड सेल काउंटर में भी आरबीसी को ड्रैपकिंस मेथड से साइन में हीमोग्लोबिन बना के हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं। स्टेलिंग भी होती है जिससे सेल आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस जिसको कोल्टर प्रिंसिपल कहते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम, फ्लो साइटोमेट्री की सेल्स फ्लो कर रहे हैं और उनको हम मेजर कर रहे हैं, सेलेक्टिव लाइसिस कि हमें आरबीसी को लाइज करना है, फिर हम मेजर कर जो काउंटर है काम करता है। अब पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। तो ये पैरामीटर्स हम आप पहले बता चुके हैं कि क्या क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब देखिए, अब आप जो सीबीसी में है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वैल्यू से आप क्या डिराइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कि वेदर देयर इज एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट कैरेक्टर उसमें जो आता है हेमाटोक्रिट होता है, जिससे आप ये डिराइव कर सकते हैं हेमाटोक्रिट, जिससे पीसीबी कहते हैं, देयर इज एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है टीआरबीसी, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एनीमिया है ट्रेट है। फिर आरबीसी इंडाइसेस है, एमसीवी है, इससे आप एनीमिया को क्लासिफाई करेंगे, जो हम आगे बताएंगे। और एमसीए डब्ल्यू है, ये कैरेक्टर से हम किस प्रकार का एनीमिया है उसको जानते हैं। तो इससे हम एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज मतलब जैसे आपने सुना होगा नाम थैलीसीमिया का, है ना, वो उसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से क्या होगा, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, तो इससे भी एनीमिया होता है। फिर बोन मैरो आपकी कैसी फंक्शन करे, क्योंकि जो हमारे ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब बोन मैरो से बनते हैं। तो जो आपको सीबीसी में काउंट मिलेगा, ये आपको ये भी इंडिकेट करेगा कि हमारे बोन मैरो का फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो बोन मैरो इज वेदर इट इज functioning normally or where it is not functioning normally, there is some hypofunctioning, तो ये एप्लेजिया में पता चलेगा। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट की कंडीशन पर जब आप डब्ल्यूबीसी का काउंट देखेंगे तब उससे पता चलेगा कि इन्फेक्शंस तो नहीं है, और किस प्रकार का इन्फेक्शन है ये भी डिफरेंट काउंट से पता चल सकता है। फिर इसी तरीके से, क्योंकि ये बोन मैरो के प्रोडक्ट्स से ही जान सकते हैं, एक आइडिया आपको लग सकता है कि हाँ कहीं मैलिग्नेंसी तो नहीं है इसको देख करके, और आप आगे जो एडवांस टेस्ट है उसके लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। फिर ड्रग्स और कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स भी आप इससे देख सकते हैं। सीबीसी के माध्यम से इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन जैसे आपको पता ही है कि आयरन, प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटीन है। अब मैंने आपको शुरू में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें याद रखिए, एक पूछा था पहला नंबर जिसमें था हीमोग्लोबिन 21 ग्राम पर डीएल। 21 ग्राम पर डीएल नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं, मेल्स में है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल। तो फीमेल्स में है 11, प्रेग्नेंट वुमेन में रेंज अलग है 11 से 14 ग्राम पर डीएल, न्यू बॉर्न में बिल्कुल रेंज अलग है 18 से 22 ग्राम पर डीएल।
3 मंथ्स में 14 to 16 और 1 ईयर में 13 to 15। तो अगर आप 21 ग्राम पर डीएल सीधे सिर्फ हीमोग्लोबिन की मात्रा पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि अरे इसमें तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बट ऐसा नहीं है। वो जो हीमोग्लोबिन 21 ग्राम पर डीएल था वो एक बच्चे का था, न्यू बॉर्न का, और आप न्यू बॉर्न में देख रहे हैं कि 18 से 22 ग्राम पर डीएल की हीमोग्लोबिन की वैल्यू नॉर्मल है। तो जहां पर 22 ग्राम पर डीएल नॉर्मल है तो 21 ग्राम अगर उसकी वैल्यू आ रही है तो आपको घबराने की बात नहीं, आप बताएंगे कि नहीं ये बच्चा है, इसकी हीमोग्लोबिन 21 ग्राम पर डीएल नॉर्मल होती है। तो हमेशा हीमोग्लोबिन जो है और जो एमसीवी है ये एस्टिमेट की जाती है एज पर द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। हमेशा इसको कंपेयर करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, एज और सेक्स आपको जरूर जानना है। ऐसे ही आपको पूछे कि अच्छा बताओ हीमोग्लोबिन इतना है तो इसका क्या डायग्नोसिस होगा, ऐसे आप नहीं बता सकते, आपको पूछना चाहिए। परीक्षिकारिणो ही कुशलो भवंती, तो यदि आप कुशल बनना चाहते हो तो आपको पूछेंगे कि इसकी एज क्या है, तो एज आपको बताएंगे कि नहीं नहीं ये तो बच्चा है, हाँ तो आप पूछेंगे तब आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि नहीं नहीं 21 ग्राम तो नॉर्मल है इसके लिए। अगर वही 21 ग्राम पर डीएल किसी एडल्ट का होगा तो उसके लिए वो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन हो सकती है विच इज पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को हमेशा आपको उसको इंटरप्रेट करना है इन कंपैरिजन टू द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। सिर्फ हीमोग्लोबिन की वैल्यूज पे आप कभी उसके इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। प्लीज मेक दिस अ पॉइंट। तो कुछ कॉमन वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए इसके लिए। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा, ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और उससे क्या होगा कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर ऑक्सीजन बाइंड करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करता है। तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। सिमिलरली आ जाते हैं टोटल रेड ब्लड सेल काउंट पे। हीमोग्लोबिन कहाँ है, खाली प्लाज्मा में तो है नहीं, हीमोग्लोबिन पैक्ड है उस पैकेट्स में जो रेड ब्लड सेल्स के पैकेट्स बने हुए हैं। मतलब जैसे हम कोई सब्जी लेते हैं तो उसे हाथ में नहीं लेते ना, सड़क पे नहीं लेते, वी पुट इट इन अ बैग। सिमिलरली हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दैट द हीमोग्लोबिन इज पैक्ड इन सेल्स कॉल्ड एज द आरबीसीज। तो आपको पता ही है कि आरबीसीज बहुत बाइकॉन्केव सेल्स हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस नहीं होता। इन आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो से होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, कुछ विटामिन चाहिए होती है। एक हार्मोन है जो किडनी से प्रोड्यूस होता है, उसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। थायराइड हार्मोन से रेगुलेट होता है, एंड्रोजन से रेगुलेट होता है और 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन है। अब यहाँ पर हम जब सीबीसी पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेक्स्ट में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि आरबीसी के लिए क्या बन चाहिए, हमें किससे रेगुलेट होता है, बिकॉज जब वेनेवर देर इज द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपको अगर कोई खाना बनाना है तो आपको बेसिक सप्लाई चाहिए होगी ना, अगर आपको सब्जी बनानी है तो आपको सब्जी, तेल, मसाला सारी कुछ चाहिए होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन आइटम, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप पर्टिकुलर खाना नहीं बना सकते। सिमिलरली हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए और आरबीसीज को बोन मैरो से प्रॉपर रूप में प्रोड्यूस करने के लिए हमें आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, विटामिन की, हार्मोन्स की, सबकी एडिक्वेट अमाउंट चाहिए। इन केस अगर कोई डेफिशिएंसी होती है इन न्यूट्रिएंट्स में तो भी हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा, आरबीसीज विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली, इवन दो कि मैरो दैट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। मैरो तो प्रॉपर है बट डिफिशियंसी से नहीं बन रहा है। तो आरबीसी काउंट तब भी डिक्रीज हो सकती है अगर किसी सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो, जो ये सारे सब्सटेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं। आरबीसी काउंट, जैसे मैंने पहले बोला कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट हमेशा आप एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल पे डिटरमाइन करिए, पूछिए जरूर कि क्या एज है क्या सेक्स है। सिमिलरली अदर कंडीशन है ऑल्टीट्यूड, क्योंकि हीमोग्लोबिन का और टीआरबीसी का जो रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो क्या होता है पहाड़ों पर जहाँ एयर प्रेशर कम होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की स्कैरिसिटी होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन बॉडी को अपना बढ़ाना पड़ता है ताकि उस लो ऑक्सीजन में भी, जो लो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, उसमें भी वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करके ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर ले। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हाई ऑल्टीट्यूड पे चाहे आप कॉजेज ऑफ इंक्रीज हीमोग्लोबिन पढ़ें
कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड टीआरबीसी पढ़ें तो वहां पर आप हमेशा पाएंगे कि हाई ऑल्टीट्यूड में हीमोग्लोबिन और टीआरबीसी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो एज, सेक्स, ऑल्टीट्यूड, फिर एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी तो उसमें भी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आरबीसी का काउंट डिपेंड करता है। तो नॉर्मल काउंट क्या है? मेल्स में 4.5 टू 6.5 मिलियन है, फीमेल्स में 4.2 से 5.4 मिलियन। मतलब आप मोटा मोटा याद करें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर mm³ है फीमेल्स में और 4.5 से 6.5 मिलियन सेल्स पर mm³ है मेल्स में। बच्चों में 4 टू 5.5 मिलियन सेल्स होते हैं। अब इंक्रीज टीआरबीसी जैसे हमने देखा कि हाई ऑल्टीट्यूड में ज्यादा होगा, न्यू बॉर्न्स में भी ज्यादा होता है। न्यू बॉर्न्स में क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज जब फीटस होता है वो यूट्रस में होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। तो रिलेटिव डेफिशिएंसी के कारण से वहाँ इन फीटस कंडीशन उसकी हीमोग्लोबिन और टीआरबीसी की अमाउंट ज्यादा होती है। उसमें हीमोग्लोबिन अलग टाइप का होता है जिसे हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो मैक्सिमम अमाउंट उसमें हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन का होता है। तो ये दोनों तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है कि न्यू बॉर्न्स में ज्यादा होता ही है, बट इट इज नॉट पैथोलॉजिकल। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, नेचुरल फेनोमेना है। हाई ऑल्टीट्यूड पे ज्यादा होगा, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन और क्या कंडीशन है जब बढ़ सकता है? एक है पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसमें क्या है कि जो बोन मैरो है इससे ही जो टीआरबीसी है ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसका एक कंडीशन है जो मैलिग्नेंट हो सकता है, मतलब मैलिग्नेंट का कहने का तात्पर्य ये है कि वो डेथ भी कॉज कर सकता है। सिमिलरली अब हीमोग्लोबिन और टीआरबीसी इनका मेन काम बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को करना है। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं है, कोई लंग्स में या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से कि ये दोनों सिस्टम तो ठीक है, बट जो लंग्स हैं जो ऑक्सीजनेट करने का काम करते हैं या हार्ट है जो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने का काम करता है, इन दोनों सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम होने पर जो टीआरबीसी है बॉडी उसको बढ़ा देती है क्योंकि उसकी डिमांड मीट नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हैं जिसमें एम्फाइसीमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जिसमें लंग्स में कंजेशन हो जाता है, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, हार्ट फेलियर, स्लीप एपनिया, पुअर ब्लड। तो हमारे आरबीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन मैरो ठीक है, बट बिकॉज बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही है, जिसके कारण लंग में या हार्ट में भी हो सकते हैं, किडनी में भी हो सकते हैं, उन सारे कंडीशन में भी टीआरबीसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड टीआरबीसी। अब टीआरबीसी के डिक्रीज होने के तीन ही कारण हो सकते हैं, तीन ब्रॉड कारण हो सकते हैं। एक हो गया कि बनी तो सही थी बट लॉस हो गया। लॉस का कारण क्या हो सकता है? हैमरेज हो सकता है, कहीं से ब्लड फ्लो हो गया, ट्रॉमा में हो सकता है, सर्जरी में हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई अल्सर हो गया उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा लॉस हो सकता है। तो एक कारण हो गया कि जो बनी तो सही थी, हमारा सब कुछ सही था, हीमोग्लोबिन सही था, टीआरबीसी सही था, बट उसका लॉस हो गया, बॉडी से बाहर चला गया, दैट इज ब्लड लॉस। तो ये बड़ा कैटेगरी हो गया, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी हो गया इम्पेयर्ड प्रोडक्शन। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन के दो बड़े कैटेगरीज हैं। प्रोडक्शन में एक आएगा कि मेरा किचन ठीक नहीं है जहां मुझे खाना बनाना है, तो वो किचन है हमारे आरबीसी के लिए बोन मैरो। तो कोई भी बोन मैरो की प्रॉब्लम होगी, उस किचन की प्रॉब्लम होगी, तब भी आरबीसी का प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा। तो डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन मैरो है, वो प्रॉब्लम्स ऑफ द किचन है, जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया होगा, कोई टॉक्सिन्स हैं जिससे ये डिस्ट्रॉय होगा, ये आ गए। दूसरा है मेरा किचन तो ठीक है, बोन मैरो ठीक है, परंतु जो मुझे सामान चाहिए था खाने को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन और टीआरबीसी, उस सामान की कमी हो गई, मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो भी इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में ही आएगा। तो इसमें क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कोबाल्ट, मैंगनीज, प्रोटीन एक्सेट्रा, मतलब जो भी कुछ चाहिए था सम पार्ट ऑफ इट इज मिसिंग। तो जब तक पूरा सामान नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना कि वो हमारे किचन की तरह कि अगर ये नहीं मिला तो चलो हलवा बना लिया, हलवा नहीं मिला तो खीर बना ली, ऐसा नहीं कर सकते। उसको तो वही बनाना है, पर्टिकुलर उतना अमाउंट चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा या क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें दो और कैटेगरीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनेबिलिटी टू यूज आयरन जो कि क्रॉनिक डिजीजेस में होता है और क्रॉनिक किडनी डिजीज। अभी हमने इसमें डिस्कस किया था इससे पहले कि जब टीआरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन का सिग्निफिकेंट रोल होता है क्योंकि वो रेगुलेट करती है आरबीसी की सिंथेसिस को। तो कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी तो वो जो एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे और इसके कारण से प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है। क्रॉनिक डिजीजेस में भी आयरन की बॉडी में जो है हमारे टीआरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण से जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकल रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं। तो दिस इज अब मतलब इम्पेयर्ड प्रोडक्शन की कैटेगरी हो गई। एक तो इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में होगा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसमें हो गए कि कोई सब्सटेंस की कमी है। दूसरा हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ द किचन दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन मैरो। तीसरा हो गया रेगुलेटर की प्रॉब्लम जो कि किडनी की डिजीज हो गई एंड क्रॉनिक अदर डिजीजेस। ठीक है, तीसरा हो गया कि नहीं ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, प्रोडक्शन भी सही था, पर क्या हो गया डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जा रहा है। ब्लड लॉस में कहीं डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, वो लॉस फ्लो करके बाहर शरीर के निकल जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि आरबीसीज टूट जा रही हैं, दे आर गेटिंग डिस्ट्रक्टेड, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ब्रेक डाउन हो जाएगा व्हेन एवर आरबीसीज का, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने का जो उनका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डिस्ट्रक्ट होने के दो कारण हो सकते हैं। आप जैसे कोई सामान आपने खरीदा है तो एक उसके डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है कि उसकी खुद की क्वालिटी खराब हो, मतलब कोई बॉल आपने खरीदी उसकी खुद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो टूट सकती है। कोई आइटम है वो भी मतलब उसके खुद के अंदर के कारण, जिसको हम आरबीसी के कंटेक्स्ट में इंट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेस कहेंगे। ठीक है, और सेकेंड कॉज हो गया एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर, मतलब अंदर वो प्रोडक्ट तो ठीक था लेकिन बाहर के कारणों के कारण से उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन है, उसके दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक तो कॉजेस विद इन द आरबीसी जिसको इंट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेस कहेंगे, और दूसरे हैं कॉजेस आउटसाइड द आरबीसी जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेस कहेंगे। ठीक है, तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेस में आपने ये थैलेसीमिया सुना होगा, G6PD डेफिशिएंसी, जो भानुशालीज होते हैं, जो भंसालीज है ना, संजय लीला भंसाली, उन लोगों में ये G6PD डेफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। सिकल सेल एनीमिया आपने सुना है, ये सब इंट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेस के क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे बाहर से होने वाला कोई इन्फेक्शन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी, मतलब इसमें किसी बाहर के कारण से अचानक से अंदर कोएगुलेशन होने लगता है, फिर उससे प्लेटलेट का क्लम्प और क्लॉटिंग क्लम्प बनते हैं, फिर वो टूट जाते हैं। तो इसके कारण से भी आरबीसीज का ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो दीज आर एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो संख्या टीआरबीसी कम हो जाएगी। तो द कॉजेज ऑफ डिक्रीज टीआरबीसी आर दीज। I think I'm making it clear. नेक्स्ट वी कम टू द रेटिकुलोसाइट। सीबीसी में बहुत सारे मशीन्स में रेटिकुलोसाइट काउंट भी बताते हैं। रेटिकुलोसाइट क्या काउंट है? रेटिकुलोसाइट ये जो है प्रिकर्सर स्टेज है आरबीसीज का। रेटिकुलोसाइट इज प्रिकर्सर स्टेज ऑफ द आरबीसी एंड हैविंग न्यूक्लियर आरएनए मटेरियल इन देम। ठीक है, और इन रेटिकुलोसाइट का साइज बड़ा है, तो साइज के लिए यहाँ पे टर्म यूज होता है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो रेटिकुलोसाइट का वॉल्यूम क्या है? 90 से 130 फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर मीन्स 10 टू द पावर -15। नॉर्मली हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में 1 से 2% रेटिकुलोसाइट्स आ जाते हैं, इतना नॉर्मल है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट का क्या यूज है? देखिए, जब भी क्या बॉडी के अंदर जैसे कहा ना कि सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया, हर जगह सम का हमारे स्टेट है उसको बनाए रखना। तो ये जो सम है दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि एक रेंज है, उस रेंज को बनाए रखना।
तो जब भी वो होम्योस्टेसिस या समता डिस्टर्ब होती है, बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या लॉस हैमरेज के माध्यम से हो गया है, ठीक है, मतलब सपोज किसी में हैमरेज हो गया है, ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड फ्लो हुआ, या सर्जरी हुई, ब्लड फ्लो हुआ, या उसको थैलेसीमिया है, बहुत ज्यादा ब्लड डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन बॉडी के पास बनाने की कैपेसिटी है, उसके पास सारे आइटम्स हैं, ठीक है, जो चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए, किचन उसका ठीक है, मतलब बोन मैरो ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, कोशिश करेगी कि जो उसका होम्योस्टेसिस डिरेंज हो रहा है उसको मेंटेन कर ले। तो उसके लिए वो ज्यादा आरबीसीज बनाएंगी, और ज्यादा बनाने के साथ साथ जो इमेच्योर आरबीसीज हैं कुछ, उनको भी सर्कुलेशन में भेज देगी। जैसे अगर कहीं पर सैनिकों की कमी हो जाती है तो हम और सैनिकों को भेजते हैं ना कि जाओ वहां पर हमें कमी हो रही है, आप जाइए उनको कवर कीजिए। सिमिलर इज द केस कि बॉडी उसको भी समता के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए जो प्रिकर्सर स्टेज है, दे कम इनटू द सर्कुलेशन। तो जब भी आपको रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलता है, इट मींस द बॉडी इज ट्राइंग टू कंपेंसेट सम डिस्ट्रक्शन, या आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो इससे आपको पता चल सकता है कि एनीमिया का कॉज क्या हो सकता है, या बोन मैरो का रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नोट के लिए यहाँ पर लिखा है, if the disease causing anemia is inside the marrow, the reticulocyte count is decreased. If the disease causing anemia is outside the marrow, the reticulocyte count is increased. इसीलिए होगा क्योंकि जो किचन है वही रेटिकुलोसाइट काउंट बनाता है। किचन मीन्स मैरो। तो whenever the marrow is fine, it is working properly, the reticulocyte count can increase. लेकिन जब मैरो के अंदर प्रॉब्लम होगी तो वहां पे बन ही नहीं पाएगा, देन द रेटिकुलोसाइट काउंट विल बी डिक्रीज्ड। तो जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है, इसको आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके पीजी में कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू वी स्टेन द रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सुप्रावाइटल स्टेनिंग का मतलब क्या है कि इसमें ब्लड को लेकर के 4 ड्रॉप ब्लड डाल देंगे, और 4 ड्रॉप ब्लड के ऊपर 4 ड्रॉप ये स्टेन्स डालेंगे। कौन से स्टेन्स? न्यू मिथाइलिन ब्लू, अज्यूर ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, और इससे उसको स्टेन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है ना ब्लू कलर का, जिसके अंदर ये न्यूक्लियर आरएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर आरएनए दिखाई देगा। So causes of increased reticulocyte count and decreased reticulocyte count, what are these? तो causes of increased reticulocyte count, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन होता है, जिसके कारण से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि मदर का जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो गोइंग फॉर द नरिशमेंट ऑफ द फीटस। सो उस रीजन से क्या होता है, वहां पर हीमोडाइल्यूशन होता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, जिससे एनीमिया हो रहा है। तो उसको कवर करने के लिए बॉडी इज प्रोड्यूसिंग द मोर रेटिकुलोसाइट्स, लीडिंग टू इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। कोई भी एनीमिया था और उसका हमने ट्रीटमेंट दिया, कोई डेफिशिएंसी थी जिसको हमने दूर किया, तो बॉडी विल अगेन इंक्रीज द रेटिकुलोसाइट काउंट। तो कोई एनीमिया है, किसी पेशेंट को आपने डायग्नोस किया है और आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो आप रेटिकुलोसाइट काउंट करा के देखो कि कैसे, क्या आपकी ट्रीटमेंट सही है, आपकी डायग्नोसिस सही है, वेदर वो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। चाहे आप अपना मंडूर दे हो, चाहे द्राक्षा रिच दे रहे हो, चाहे द्राक्षावलई दें, चाहे जो डिफरेंट घृत प्रिपरेशन है वो दे रहे हैं, आप उसके अलग स्टेजेस पे रेटिकुलोसाइट काउंट करा करके भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हीमोलिटिक एनीमिया। जब भी आरबीसी, जैसे मैंने बताया, हैमरेज है, हीमोलिसिस है, थैलेसीमिया में भी हैमरेज होता है, या कोई कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन कम होगी, या ल्यूकीमिया की कंडीशन है जिसमें डब्ल्यूबीसी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि आरबीसी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। बोन मैरो तो लिमिटेड है, उसी बोन मैरो में अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा तो आरबीसी के स्पेस को भी वो एनक्रोच कर लेंगे। तो जब भी आरबीसी की किसी भी इन रीजन से कमी होगी तो रेटिकुलोसाइट काउंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट कब मिलते हैं आपको? तो एक कंडीशन है, आप सबको पता है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, ब्लड के अंदर का जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 3 कंपोनेंट है, तीनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया में जो तीनों का ही प्रोडक्शन कम हो गया है, तो इसीलिए आपको रेटिकुलोसाइट काउंट कम मिलेगा।
एक कंडीशन है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये कब होती है? B12 और फॉलिक एसिड जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं आरबीसी के बनने के लिए, अगर इनकी कमी होती है तो आरबीसी का साइज बहुत बड़ा बन जाता है, तब उसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्ट। मेगैलो मीन्स बड़ा साइज, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज बहुत बड़ा हो गया है। तो B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी में होता है, तो उन केसेस में भी क्योंकि वो सामग्री नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्रॉनिक डिजीजेस में भी इम्पेयर्ड प्रोडक्शन है, तो इम्पेयर्ड प्रोडक्शन के कारण से रेटिकुलोसाइट काउंट कम रहेगा। सिरोसिस में बहुत सारे लिवर के फैक्टर्स हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन में काम आते हैं, तो सिरोसिस में या रेडिएशन से बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो सकती है, इन कंडीशंस में आपके रेटिकुलोसाइट काउंट कम रहेगा। तो आपने रेटिकुलोसाइट काउंट कराया है अगर पेशेंट का, तो वो नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है, उससे आपको इन सारी चीज़ों का पता चल सकता है, इंडिकेशन मिल सकता है एक सिंपल रेटिकुलोसाइट काउंट से। नेक्स्ट आता है, आप सब ने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में रोग निदान में ये प्रैक्टिकल किया होगा, जिसमें आपने ईएसआर डिटर्मिनेशन किया होता है विंट्रोप्स मेथड से। तो विंट्रोप्स मेथड से जब आप ईएसआर करते थे तो आपने देखा कि आप उसमें ब्लड कॉलम को लगाते हैं और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता था, आरबीसी अपने वेट पे सेटल कर जाती है और ऊपर आपको छोटा सा क्लियर फ्लूइड वाला एरिया, येलोइश एरिया दिखता था। वो प्लाज्मा का बहुत कम रहता है, नॉर्मल वैल्यू 20 mm तक वेस्टल ग्रीन में रहती है ना, आपको अगर याद होगा तो फिर क्या, अगर आप उसी ट्यूब को, विंट्रोप ट्यूब को अगर आप लेंगे, विंट्रोप ट्यूब में 2 तरीके की मार्किंग होती थी अगर आपको जरा भी याद है, तो एक साइड ईएसआर के लिए और एक साइड पीसीवी के लिए। एक साइड 0 से 10 रहता है, एक साइड 10 से 0 रहता है। तो आपने ईएसआर लेने के बाद उसी विंट्रोप ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज में डाल के आप सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए। इफ यू स्टार्ट सेंट्रीफ्यूजिंग, देन व्हाट हैपेंस कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंटर से दूर ले जाने वाली जो फोर्स है, उसके कारण से सारे आरबीसी टाइटली पैक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीसी यहाँ टाइटली पैक हो गए हैं ये, और उसके ऊपर में एक ये ग्रेश सी लेयर है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट आ जाते हैं। आरबीसी की संख्या मिलियंस में है, प्लेटलेट बहुत छोटे छोटे हैं, लैक्स में उनकी संख्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या थाउजेंड्स में होती है। तो इसीलिए बफी कोट 1 मिलीमीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं होता है, और बाकी वॉल्यूम प्लाज्मा का होता है जिसको आप 55% तक आता है। हिमेटोक्रिट क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम है। हिमेटोक्रिट क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब आरबीसी को अगर आपने टाइटली पैक कर दिया चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से, तो उनका वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो दिस इज पीसीवी या हिमेटोक्रिट, राइट। तो हिमेटोक्रिट से आपको क्या पता चलेगा कि आपने नॉन वॉल्यूम ब्लड लिया था, है ना। मान लीजिए आपके विंट्रोप ट्यूब में 1 ml ब्लड आता है, तो 1 ml ब्लड का 45% अगर आपका हिमेटोक्रिट है, तो इसका मतलब कि 1 ml ब्लड का 45% हिस्सा आपका आरबीसी का वॉल्यूम है। So it is defined as ratio of the volume of erythrocytes to that of whole blood in percentage. इसका यूनिट क्या है? परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो इसके नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं? न्यूबॉर्न में क्योंकि क्या है, न्यूबॉर्न में आरबीसी ज्यादा है, टीआरबीसी ज्यादा है, जैसे हमने देखा। हीमोग्लोबिन भी उनका फीटल हीमोग्लोबिन होता है, तो ज्यादा होने के कारण से पीसीवी भी न्यूबॉर्न में ज्यादा रहती है, 42 से 68%। फिर वो 1 ईयर एज तक थोड़ा सा फॉल करके 41% तक आती है। मेल्स में 39 से 47% तक होता है, और फीमेल्स में 36 से 44% तक रहता है, ठीक है। तो मतलब आप इसको राउंड अबाउट 45 और मेल्स में 45 से दो थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मेल्स में सारे हीमोग्लोबिन, टीआरबीसी, पीसीवी ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा 2% ज्यादा करके याद रखिए, 45 और 55। इस डायग्राम में भी देखिए प्लाज्मा का 55% बना है, तो मोटा मोटा आप अप्रोक्सीमेट 45% भी याद रखेंगे, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। सिर्फ याद क्या रखना है कि न्यू बॉर्न्स में थोड़ा वो 68% तक ज्यादा। इंपॉर्टेंट रूल है रूल ऑफ 3। तो ये आपके पीजी का भी क्वेश्चन हो सकता है बिसाइड्स द नॉलेज कि रूल ऑफ 3 क्या है। टीआर की संख्या आपकी सपोज 4.5 मिलियन है, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.5 इंटू 3, तो अप्रोक्सीमेट आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू पता चल जाएगी। हेल्दी कंडीशन में ये ज्यादा रूल अप्लाई होता है। और हीमोग्लोबिन की वैल्यू आपको पता है
और उससे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उससे अप्रोक्सीमेट हिमेटोक्रिट की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब हीमोग्लोबिन अगर आपका 12 है तो 12 3 जा 36, तो 36 आपका हिमेटोक्रिट हो जाएगा। तो ये रूल ऑफ 3 है। नेक्स्ट, हाई हिमेटोक्रिट कब होगा? इससे पहले इस डायग्राम में देखिए कि जो हिमेटोक्रिट है वो डिपेंड करता है प्लाज्मा के वॉल्यूम पर और आरबीसी के नंबर पर। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में हिमेटोक्रिट ज्यादा होगा आप यहाँ से देखिए। जब कभी भी आरबीसी ज्यादा होंगी जिस जिस कंडीशन में, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा बन जाएगा। क्लियर? और तो जब भी टीआरबीसी जिन जिन कॉजेज में बढ़ेंगे उन उन कॉजेज में आपका हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ हम इस डायग्राम से इसको देख सकते हैं। तो हाई हिमेटोक्रिट वैल्यूज कब कब होंगी? कंडीशन सच एज पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, जिसमें आरबीसीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। या हमने पढ़ा था कि ऑल एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है और बॉडी अपना टीआरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स में भी आपका टीआरबीसी बढ़ जाएगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, डायरिया, बर्न्स, ये जो 3 कंडीशन है इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन, डायरिया और बर्न्स में ये जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है, इसमें से जब डिहाइड्रेशन, डायरिया या बर्न्स होते हैं तो पानी जो शरीर के बाहर जाता है वो कहीं अलग से थोड़ी आता है। इट कम्स आउट ऑफ द प्लाज्मा। जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, सारा फ्लूइड का बैलेंस है, उसी में से डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा या बर्न्स होंगे, देन द प्लाज्मा का वॉल्यूम यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसके कारण से आपको ये हिमेटोक्रिट का वॉल्यूम ज्यादा आएगा। क्लियर है? फिर कोई लंग प्रॉब्लम हो गई, वो अंडरस्टैंड है। स्मोकिंग और हाई अल्टीट्यूड, ये भी इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर? नाउ लो हिमेटोक्रिट लेवल्स, जो भी कॉजेस हुए जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी होती है या टीआरबीसी की कमी होती है, वो सारे कॉजेस जिसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, टीआरबीसी कम होगा, उसी में आपका हिमेटोक्रिट भी कम हो जाएगा। तो क्या कॉजेस हैं? एनीमिया है, हिमोलिसिस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी एनीमिया का कॉज में आ गया, ब्लीडिंग हो गया, और प्रेगनेंसी जिसमें हीमोडाइल्यूशन होता है, वो सारे कॉजेस हैं जिनके कारण से हिमेटोक्रिट वैल्यूज कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, रेड सेल इंडाइसिस। रेड सेल इंडाइसिस जो हैं, आपको अभी तक अगर क्लियर हो रहा है तो कोई कंफ्यूजन है? इफ anyone can drop a message, or because it is one way traffic or not, so if it is clear anyone can just drop a message yes. अब जो रेड सेल इंडाइसिस हैं ये 3 चीजों से डिराइव करके बनती हैं। इसके लिए आपको 3 चीजों की जानकारी चाहिए। एक हीमोग्लोबिन, एक चाहिए टीआरबीसी, और एक चाहिए आपको हिमेटोक्रिट। okay, so I can see some messages. Thank you for responding, so that I know that मैं जो बोल रही हूँ किसी को समझ आ रहा है। थैंक यू। हाँ, तो 3 चीजें जो हमने अभी रूल ऑफ 3 देखा था उसमें भी हीमोग्लोबिन था, टीआरबीसी था और हिमेटोक्रिट, यही 3 चीजें हैं जिससे ये रेड सेल इंडाइसिस की कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कॉर्पस्कुलर दिस इज द नेम फॉर सेल, आरबीसी सेल को कॉर्पुसल कहते हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पुसल, ठीक है। इट इज नॉट कॉल्ड सेल बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं है, कॉर्पस्कुल कहते हैं। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन वैल्यू आप सबने मैथ्स में पढ़ा, इट इज अबाउट एवरेज, कि हम एक एक का नहीं निकालते। क्लास में कोई एक बच्चा 100 नंबर पाता है, कोई एक बच्चा 50 नंबर पाता है, मीन आप निकालोगे तो उसका सबका नंबर लगभग 60-70 आ सकता है। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज लाइक दैट ओनली, कि आपका जो टोटल हिमेटोक्रिट था सबके मार्क्स को जैसे जोड़ दिया वैसे सबके जो साइज है उनको जोड़ के आपको हिमेटोक्रिट मिल गया। पैक्ड सेल, रेड ब्लड सेल का जो नंबर है उसे डिवाइड कर दो, मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एक सेल का क्या वॉल्यूम है। तो नॉर्मल वॉल्यूम है 80 to 100 फेम्टोलीटर, न्यू बॉर्न में है 103 to 106 फेम्टोलीटर, और 1 साल के बच्चे तक 78 फेम्टोलीटर है। अब आपको याद हो
बच्चों, हमने फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये पूछा था कि हीमोग्लोबिन है 21 ग्राम पर डीएल और उसका जो एमसीवी है वो 105 फेम्टोलीटर था। अब वो बच्चा है, न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न में 103 से 106 फेम्टोलीटर नॉर्मल है, तो वो कहीं से भी पैथोलॉजिकल नहीं है। मींस परीक्षिकारिणो ही कुशलो भवंती, कोई भी आपको ऐसे ही कोई पैरामीटर दे और बोले कि आप बताओ ये क्या कंडीशन है, तो यू आस्क फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आप इसमें बताइए उसकी एज क्या है, सो दैट वी कैन गिव द आंसर। ठीक है, अगर वही वो बच्चा नहीं होता, एडल्ट होता, तो डेफिनेटली वो 105 फेम्टोलीटर वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब जो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल वॉल्यूम है, उससे उसका साइज बढ़ गया है, तो वो मेगैलोब्लास्ट, बड़े वाले सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, तो आप उसको तब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की ओर जाते हैं आप। नेक्स्ट है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये NCH, मीन वैल्यू वही एवरेज, कॉर्पस्कुलर मतलब आरबीसी और हीमोग्लोबिन मतलब हर, आप ये एस्टिमेट कर रहे हो कि टोटल हीमोग्लोबिन जो मल्टीप्लाई किया है तो उससे आप ये निकाल रहे हो कि एक और ग्राम, तो इससे निकलता है रेंज हीमोग्लोबिन इन ग्राम परसेंटेज इनटू 10 डिवाइडेड बाय टीआरबीसी। इससे पता चलता है कि जो एडल्ट्स हैं उसमें 27 से 32 पिकोग्राम पर सेल हीमोग्लोबिन है। न्यू बॉर्न में यही वैल्यू 36 से 38 है और 1 ईयर तक फिर कम होती है, हमेशा ऐसे न्यू बॉर्न में ज़्यादा है हीमोग्लोबिन टीआरबीसी, और उसके बाद फिर वो थोड़ा फॉल करती है जब फीटल हीमोग्लोबिन से एडल्ट हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है और फिर वो स्टेबलाइज होती है। ठीक है, हेलो, आवाज़ क्लियर है? इंटरनेट की मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी आ रही है? ठीक आ रही है, बोले हम। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एवरेज हीमोग्लोबिन है, मतलब इससे हमको कलर का इंडिकेशन मिलता है कि आरबीसी का कलर कैसा है, इससे आइडिया हमें एमसीएच से मिल सकता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ये है, जैसे एमसीवी का एग्जांपल है, ये है बीच वाला जो है इमेज, ये नॉर्मल एमसीवी का इमेज है कि इसमें सारे आरबीसी देख सकते, एक जैसा इनका साइज है, कलर भी लगभग यूनिफॉर्म है, बीच में सारे आरबीसी क्योंकि बाई कॉन्केव है ना, जैसे हम आटे की लोई को बीच में से दबा देंगे तो जब आप उसको स्लाइड पे बनाओगे तो वहाँ बीच में थोड़ा सा ये ऐसा पे, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हमें ऐसी इमेज दिखेगी। जब लो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होगी तो कैसा होगा, हमको कैसे पता कि लो है? नॉर्मल हमने देखा, ये जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल का साइज है कंपेरेबल टू अ स्मॉल लिम्फोसाइट होता है, तो स्मॉल लिम्फोसाइट 7 से 8 माइक्रॉन्स का होता है, ये हीमोग्लोबिन सेल भी 7.2 माइक्रॉन्स का है। तो जब इससे छोटे वाले डब्ल्यू लिम्फोसाइट से अगर हमारे सेल्स छोटे और छोटे होते जाएं और अंदर से ऐसे लगे कि खाली हैं, देखो इसमें कितना ज्यादा आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, सो ये है लो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब इस जो आरबीसी इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया, दैट इज वेरी मच इंक्रीज्ड। ये न्यूट्रोफिल के साइज के कंपैरिजन में आ रहे, नॉट एग्जैक्टली, ये न्यूट्रोफिल यहाँ पे दिखाने का एक मकसद है कि ये जो मैक्रोसिटिक एनीमियाज होते हैं, मैक्रो मीन्स बिग, साइट मीन्स सेल, micro means small, site means cell, and normo means normal, site means cell. So these conditions means in what one there is small cell size of RBC, in one there is normal cell size of RBC, and in one there is increased cell size of RBC. तो जो increased cells of cell size होती है RBC की, ये उन conditions में होता है जहाँ पर जो डीएनए मैचुरेशन के लिए चीजें जरूरत है, जैसे डीएनए मैचुरेशन पहले तो आरबीसी में मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि कभी भी उसमें न्यूक्लियस नहीं था, उसमें न्यूक्लियस पहले था। इनिशियली व्हेन आरबीसी वाज फॉर्म्ड देयर वाज अ न्यूक्लियस इन इट, और उस न्यूक्लियस का डीएनए भी मैच्योर करता है। तो जब भी कभी B12, फॉलिक एसिड, ऐसे सब्सटेंसेस की डेफिशिएंसी होती है तो न्यूक्लियर मैचुरेशन में देर होती है। न्यूक्लियर मैचुरेशन में देर होती है तो तब तक सेल का साइज बढ़ता रहता है, जिसके कारण से वो सेल का साइज काफी बड़ा हो जाता है, मैक्रोसाइट हो जाते हैं। ओके, तो सिमिलर, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर मैचुरेशन सिर्फ बाद में, न्यूक्लियस जब आरबीसी मैच्योर होने लगता है तो न्यूक्लियस को एविक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो जब डब्ल्यूबीसी है
न्यूक्लियर मैच्योरेशन वहां पर भी लैग करता है। तो जो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रोफिल नॉर्मली आपके 2 to 3 सेगमेंटेड या 5 सेगमेंट्स तक मिलेंगे, बट हियर यू कैन सी that this neutrophil has 8 segmented nucleus, so it is called as a hyper segmented neutrophil। क्या कहते हैं इसे? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, और ये मैक्रोसिटिक एनीमिया में मिलता है। ठीक है, सो दिस इज MCH। ये हम लोग देख चुके हैं कि जब MCH कम होगा तो हाइपोक्रोमिक पिक्चर होगी। हाइपोक्रोमिक, क्रोम मीन्स कलर, हाइपो मीन्स लेस। क्रोम कम है मतलब कलर कम है। आप देखो ना यहाँ पर खाली खाली से आरबीसी है, सो देर इज लेस ऑफ कलर इन द आरबीसी, दिस इज हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक मीन्स द कलर इज नॉर्मल, सो नॉर्मोक्रोमिक मीन्स द कलर आरबीसी इज हैविंग नॉर्मल कलर विथ जो नॉर्मल हाइपोक्रोमेजिया होता है आरबीसी में बाइकॉनकेव शेप के कारण, वो 1/3 ऑफ द आरबीसी तक होता है। मतलब सिर्फ आप देखो 1/3 एरिया में पैलर होता है, दिस इज द नॉर्मल हाइपोक्रोमेजिया। बट हियर व्हाट डू वी सी, ऐसा आरबीसीज में ज्यादा हाइपोक्रोमेजिया कब मिलेगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। आगे हम इसको देखेंगे। जो तीसरा है लास्ट रेड सेल इंडाइसेस है, वो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। ये कैसे निकलता है? हीमोग्लोबिन के ग्राम परसेंट को डिवाइड कर देते हैं हिमेटोक्रिट से। दोनों परसेंटेज में है तो इसका यूनिट भी परसेंटेज होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज इसकी 30 to 36% है, विच शोज नॉर्मोक्रोमिक मीन्स नॉर्मल कलर ऑफ द आरबीसी। अगर ये 30% से कम होगी तो MCHC, हर एक सेल में होने वाला हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन कम है, देन इट विल शो हाइपोक्रोमेसिया। क्लियर? तो ये रेड सेल इंडाइसेस, दो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज। इनको हम 3 के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, बट दे गिव वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन कि एक सेल का वॉल्यूम क्या हो सकता है एवरेज वैल्यूज के आधार पर, बट ये एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन फिर नहीं है। हियर प्लीज मार्क माय वर्ड्स कि ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं, बट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। ठीक है, मिसलीडिंग कैसे हो सकती है कि जैसे अगर आपके क्लास का टेस्ट का रिजल्ट है, कोई बच्चा 20 नंबर पा रहा है, कोई 100 नंबर पा रहा है, बट सबका एवरेज 70 आ रहा है, तो ये मिसलीडिंग है कि आपके क्लास के हर बच्चे ने 70 नंबर पाया। अगर आप इसको बिलीव करेंगे तो दैट विल बी मिसलीडिंग। तो यहाँ आपको इसलिए रेंज देखनी पड़ेगी कि वो शुरू कहाँ से हुआ था। तो 20 से 100 का जब आप रेंज देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इसमें वेरिएशन बहुत है, कोई 20 भी पाने वाले हैं, कोई 100 भी पाने वाला है, ये एवरेज मीन वैल्यू 70 है। तो मीन वैल्यूज कैन बी समटाइम्स वेरी मिसलीडिंग ऑल्सो, सो देयर यू हैव टू सी द रेंज। Now we are coming towards the अब हमने इतने सारे पैरामीटर्स को जानना, आरबीसी के इंडाइसेस, हीमोग्लोबिन, टीआरबीसी, रेटिकुलोसाइट काउंट। अब इसको हम यूज कैसे करें इस इंफॉर्मेशन को टू डिराइव सम नॉलेज। ठीक है, जो हमने इंफॉर्मेशन ली, तो अब ये देखिए देयर इज अ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्या है कि रिडक्शन इन द हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इन कंपैरिजन टू द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। हमेशा एनीमिया की डेफिनेशन में आएगा इन कंपैरिजन टू द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि मेल्स का हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, टीआरबीसी ज्यादा होगा, उससे हम फीमेल्स को कंपेयर नहीं कर सकते, बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो ऐसे एनीमियास होते हैं जिसमें सेल साइज छोटा हो जाता है। ये कब होगा? अभी सेल साइज बड़ा किस में होगा? ये तो आपको याद होगा, मैंने बताया था, जिसमें न्यूक्लियर मैच्योरेशन पीछे हो जाता है, जैसे B12, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो उन कंडीशंस में उसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जो हम पहले थर्ड मैक्रोसिटिक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उल्टा आ रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो मैक्रोसिटिक में क्या होगा? सेल्स बड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए उसको मैक्रोसाइट नाम दिया गया है, मेगैलोब्लास्टिक नाम दिया गया है। अगेन मेगैलोब्लास्ट आल्सो रेफर्स टू इंक्रीज्ड सेल साइज। तो ये तब होंगे जैसे B12 और फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी में। अब नॉन मेगैलोब्लास्टिक कॉजेज भी हैं, जिसमें क्या है? लिवर डिजीजेस, एप्लास्टिक एनीमिया, अल्कोहल बहुत लेने वालों में मिल सकता है, और माइलोडिस्प्लेजिया। माइलोडिस्प्लेजिया क्या है? ये बोन मैरो की डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है। सो मैक्रोसिटिक के कॉजेस ये हो गए दो ग्रुप में, मेगैलोब्लास्टिक और नॉन मेगैलोब्लास्टिक। अब माइक्रोसिटिक
नॉर्मोसिटिक पे आ जाते हैं। नॉर्मोसिटिक में सेल साइज नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है। ये कब हो सकता है? जैसे अभी हीमोलिसिस शुरू हुई है, बहुत सारे हीमोलिटिक एनीमियाज में ये कंडीशन आपको दिख सकती है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस उसमें कुछ दिनों तक दिखेगी, एक्यूट ब्लड लॉस में दिखेगी, रीनल डिजीजेस में दिख सकती है। मिक्स्ड डेफिशिएंसी, मिक्स्ड डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि जब कभी आयरन की भी, अभी जब हम माइक्रोसिटी को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद ये समझ में आएगा। एनीमिया, थैलेसीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस में, लेड पॉइजनिंग में आपको माइक्रोसिटिक आरबीसीज मिलेगी। माइक्रोसाइट क्यों हो रही है? जैसे आप देखते हो ना कि बच्चों की ग्रोथ है, आप देखते हो कि अगर बच्चे कुपोषित होते हैं तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है, उनको जो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना। आप बच्चों में देखते हो कि अगर बच्चे कुपोषित हैं तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। सिमिलर इज द केस विद आरबीसीज, अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स? आयरन, B12 और फॉलिक एसिड नहीं मिलने से, क्योंकि न्यूक्लियर मैचुरेशन पे फर्क पड़ता है इसलिए वहां पर ग्रोथ हो जाती है, उसको आप याद रखो। बट आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे सेल साइज छोटी रह जाती है, पूरा सेल साइज में ग्रोथ नहीं होता है, हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बनता है। तो हीमोग्लोबिन के पूरा नहीं बनने से कलर की कमी पड़ती है, जिसके कारण से MCH कम हो गया, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम बना है, जो रेड कलर का पिगमेंट है वो यही तो है हीमोग्लोबिन। आयरन की कमी है क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जो है आयरन के बहुत सारे 4 फ्रेगमेंट्स रहते हैं। तो जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, जिससे कलर कम आएगा, तो होगा हाइपोक्रोमिक। ठीक है, और क्योंकि डेफिशिएंसी थी सो द सेल साइज विल बी डिक्रीज्ड विच इज माइक्रोसिटिक। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी में आपके सेल्स माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है? वहां पर भी हीमोग्लोबिनोपैथी है, अल्फा चेन और बीटा चेन नॉर्मल हमारे हीमोग्लोबिन में होते हैं, थैलेसीमिया में जो चेन्स है वो ऑल्टर्ड होते हैं, तो जिस माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक रहता है। क्रॉनिक डिजीजेस को आप देख सकते हो कि नॉर्मोसिटिक में भी है और माइक्रोसिटिक में भी है। एक्यूट ब्लड लॉस, जैसे जस्ट ब्लड लॉस होगा तब तो सेल साइज नॉर्मल ही है, फिर क्या होता है बॉडी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करती है, रहेगा बोन मैरो प्रॉपर है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर है तो सेल साइज नॉर्मल ही रहेगा। बट क्या होगा, जब स्टोर का रखा हुआ सामान खत्म भी तो हो जाएगा। जब स्टोर का सामान, आयरन या जो भी उसके स्टोर्स हैं, बॉडी के स्टोर्स है, व्हेन दे गेट डिप्लीटेड, जब वो खत्म होने लगते हैं तब उसके बाद जो सेल साइज है वो छोटे होने लगेगा। मतलब इनिशियली इट विल बी नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोनिक, इन क्रॉनिक डिजीज एज वेल एज इन एक्यूट ब्लड लॉस। इन सब कंडीशन में इनिशियली नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है, लेटर जब उसका स्टोर डिप्लीट होने लगेगा, आयरन खत्म होने लगा और डेफिशिएंसी आ गई न्यूट्रिएंट्स की, देन इट विल टर्न टू माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे आप सेल साइज का इंडिकेशन आपको लगेगा MCV MCH से, और इसके आधार पर आप कारण का थोड़ा पता लगा सकते हो इन दिस वे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा था कि रेंज, आपकी क्लास में किसी को 20 नंबर मिले हैं, किसी को 100 नंबर मिले हैं, तो आपको सिर्फ मीन वैल्यू पे नहीं जाना, आपको रेंज देखनी है कि अरे मेरे क्लास का जो लोएस्ट पाया था वो बच्चा 20 मार्क्स पे था एंड द हाईएस्ट वन वाज ऑन 100 मार्क्स, सो यू हैव टू सी द रेंज। Similarly, the red cell distribution width is the range of the size of the RBC. Okay, तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर और न्यूक्लियर और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ एटोसिस मींस साइज, कि जब जो आरबीसीज के साइज हैं उसमें बहुत वेरिएशन मिलता है, कि नॉर्मली जैसे हमने देखा कभी माइक्रोसिटिक हैं, कभी मैक्रोसिटिक हैं, कुछ नॉर्मोसिटिक हैं, तो आप उनको जब साइज के हिसाब से बांटोगे तो एक एक्स और वाई डायग्राम पे एक बहुत छोटे वाले जो है इधर एक्सिस की ओर रहेंगे और जो बड़े साइज है वो इधर जाएंगे, तो आपकी जो रेंज बनेगी वो काफी चौड़ी होगी। तो वो जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो आपको मीन वैल्यूज के अलावा ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि एवरेज तो ठीक है 70 है, आप कहेंगे कि सारे बच्चे इस क्लास के इंटेलिजेंट हैं क्या? ऐसा तो नहीं था, यहाँ पर 20 नंबर वाले 30 नंबर वाले बच्चे भी थे। तो सिमिलरली इफ योर मीन वैल्यू इज विद इन नॉर्मल रेंज देन यू हैव टू सी द RDW which will give you information कि नहीं ऐसा नहीं है, there are
very very much variation in the size of the RBC. क्लियर? तो जब माइक्रोसिटिक था आपका, जैसे इन थैलेसीमिया ऑल्सो द सेल साइज इज डिक्रीज, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सेल साइज माइक्रोसिटिक माइक्रोसिटिक, आयरन डेफिशिएंसी में भी एंड थैलेसीमिया में भी, ठीक है। तो बट थैलेसीमिया में क्या है, वो हीमोग्लोबिनोपैथी हर एक उस आरबीसी में है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो थैलेसीमिया में आरडीडब्ल्यू का वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ज्यादा वेरी नहीं करती, हर सेल में वही डेफिशिएंसी है, तो उसमें सेल साइज थोड़े से माइक्रोसिटिक होते हैं बट थोड़ा कांस्टेंट, बट आयरन डेफिशिएंसी में क्या है, जो पहले बना था सेल उस समय डेफिशिएंसी कम थी तो वो थोड़ा बड़ा है, और डेफिशिएंसी बाद बन रहे हैं, और फिर आपने थेरेपी शुरू कर दी, अगर थेरेपी शुरू कर दी तो नए वाले जो सेल्स बन रहे हैं उनको आरडीडब्ल्यू और बड़ी मिलेगी एनीमिया की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद, ठीक है। तो आरडीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत सारे सीबीसी काउंटिंग में आपको आरडीडब्ल्यू का कैरेक्टर मिलता है कि इसका कहाँ से कहाँ तक का एक्सप्रेशन है, क्लियर। तो आरडीडब्ल्यू के दो पैरामीटर्स मिलते हैं, एक है सीवी जो परसेंटेज में है, एक है एसडी। तो ज्यादातर सीवी मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये वाला ज्यादा यूज होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 11.5% से 14.5% तक रहती है, क्लियर। अब ये आप दो एग्जांपल्स देखिए, ये एक है जिसमें आप देख सकते हैं कि आरबीसी की साइज ऑलमोस्ट बराबर, ऑलमोस्ट एक जैसी है, ये स्मॉल लिम्फोसाइट है, उससे थोड़ी थोड़ा प्लॉट देखेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 36 के बाद से ये सारा सेल साइज शुरू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक बेल शेप्ड कर्व का लेता है, और कहाँ तक जा रहा है 100 के बाद यहाँ तक 115 तक आकर के ये एक बेल शेप्ड कर्व, ये कितना है, ये कह रहे हैं कि RDW 13.5% है, तो 13.5% 14.5% तक नॉर्मल था, ठीक है। अब ये सेकेंड डायग्राम है, इस सेकेंड डायग्राम में देखो, आप ये देखो कि यहाँ पर जो एक्सिस जहाँ शुरू हुई है 36 पे भी इसका रेज्ड है, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सेल्स है जिनका 36 से पहले से सेल साइज वेरी करना शुरू हो गई है, 100 115, और यहाँ पर ये कर्व कितना यहाँ 200 तक जा रहा है, मतलब और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स देख रहे हैं आप, तो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ काफी बढ़ गया है, दिस इज द लाइन ऑफ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, है ना। तो आप सेल्स में देखो, ये देखो कितना छोटा है, अगेन देयर आर सम सेल्स विच आर लार्जर इन साइज, अगेन यहाँ पर क्रोमिसिटी या कलर का भी डिफरेंस आप देख सकते हो, बहुत सारे सेल्स हैं जो पहले बने थे दे आर नॉर्मल इन कलर, जैसे जैसे डेफिशिएंसी बढ़ती चली गई सेल साइज छोटा होता गया, कलर भी कम होता जा रहा है, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सच वेरिएशन जो आरडीडब्ल्यू है ये हाईली इंक्रीज मिलेगा, तो आरडीडब्ल्यू बढ़ने का मतलब है एनाइसोसाइटोसिस, मतलब वेरिएशन इन सेल साइज, ओके। तो 8% in a patient with iron deficiency shortly after initiation of iron supplementation, आपने आयरन दिया तो बॉडी में स्टोर्स गए, अब प्रॉपर नॉर्मल आरबीसी बनने लगे, तो एनाइसोसाइटोसिस और बढ़ जाएगा। तो यही मैं आपको जो एग्जांपल दे रही थी कि मीन वैल्यू है, सिंस इट इज मीन वैल्यू इट कैन बी मिसलीडिंग, सो प्लीज सी द रेंज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ अप्रोच टू वर्कआउट एनीमिया, ये हम पढ़ चुके हैं, अगेन उसको जस्ट फॉर अ रिवीजन हमने लिखा है। अब इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो टीआरबीसी के डिक्रीज होने के कॉजेस थे, कॉजेज ऑफ डिक्रीज्ड टीआरबीसी, यही पढ़ा था ना कि ब्लड लॉस हो गया या इम्पेयर्ड प्रोडक्शन या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन के कॉजेज विद इन द आरबीसी या कॉजेज आउटसाइड द आरबीसी, दो ये कैटेगरी थे। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में किचन के प्रॉब्लम्स दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ बोन मैरो या न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम वो हो गई, किडनी की प्रॉब्लम बिकॉज इट इज सिक्रीटिंग इरिथ्रोपोइटिन हो गया, या क्रॉनिक डिजीज जिसके कारण से प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी आप ध्यान रखिए, जो टीआरबीसी के कम होने के कारण है वो सारे ही कारण एनीमिया के भी हो जाएंगे, सो देयर इज नो डिफरेंस, मच डिफरेंस देयर। तो अब आप देखिए, आपका डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन है, इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन है या ब्लड लॉस है, जो हमने पीछे कारण 3 पढ़े,
ब्लड लॉस में एक्यूट या क्रॉनिक, चाहे वो ट्रॉमा से, सर्जरी से, जीआई ब्लीड से, गायनोकोलॉजिकल ब्लीड हो किसी प्रकार की, इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, जो इंट्रा कॉर्पस्कुलर थे वो इंट्रिंसिक कहलाते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर थे एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं दोनों, और डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, किडनी की प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ द बोन मैरो, ये 3 कैटेगरीज जो हैं सेम है। अब जो डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन होगा तो रेटिकुलोसाइट काउंट आपको कम मिलेगा। जब भी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है बट बोन मैरो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ठीक है, तो आपको रेटिकुलोसाइट का ज्यादा मिलेगा। सो दीज हेल्प यू इन गाइडिंग। सो दीज आप इसको फिर से देख लीजिएगा नाउ सिंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया दोनों में आपके जो आरबीसीज हैं वो छोटे हैं, माइक्रोसिटिक हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आयरन डेफिशिएंसी है या थैलेसीमिया है? ठीक है, तो आप ये देखो कि इन थैलेसीमिया में सारे आरबीसीज में सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम तो होता है बट जो आरडीडब्ल्यू है वो बहुत ज्यादा डीरेंज नहीं होती, क्योंकि सारे सेल्स लगभग छोटे हैं बट लगभग सारे ही छोटे हैं, तो आरडीडब्ल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। और आरबीसी, बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, तो टीआरबीसी कम हो रही है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और टीआरबीसी नॉर्मल है तो थैलेसीमिया। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी कम होता है, उसमें हमने एमसीवी 60, 58 ऐसा भी सीबीसी में देखा है, लेकिन इसमें क्या है, आपको आरडीडब्ल्यू बहुत ज्यादा मिलेगा, इंक्रीज्ड रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमियाज। ठीक है, और एक इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर फेरिटिन भी है, सीरम फेरिटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप अगर फेरिटिन कराना इसलिए भी जरूरी है कि चाहे हम आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी से ही ट्रीटमेंट करें, हमारा उद्देश्य यही आयुर्वेद की ही चिकित्सा करना है। ठीक है, लेकिन आप अगर ये नहीं समझोगे कि वो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या थैलेसीमिया का पेशेंट है, हर में हम पुनर्नवा मंडूर धात्री लॉ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिसके में आयरन ओवरलोड ऑलरेडी है, जैसे थैलेसीमिया की कंडीशंस में होता है, उसमें हमने अपनी अज्ञानता से अगर पुनर्नवा मंडूर धात्री लॉ ऐसे दे दिया बिना किसी नॉलेज के, तो वो चीज उस पेशेंट के लिए फैटल हो सकती है। इसलिए भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि ऐसी कंडीशन में हमें कोई और चिकित्सा करनी हो सकता है घृतपान मदद करे या धात्री अवलेह हेल्प करे, या जैसे अहमदाबाद में रक्त बस्ती देते हैं वो हेल्प कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं यूज, हम नॉलेज बेस्ड एल्गोरिथम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज सम इम्पॉर्टेंट एक्साइटिंग पार्ट, केस स्टडीज। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लेके जस्ट गेस एंड ऑन चैट राइट कि आपका डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, केस 1। सो एक 22 साल की लड़की है जो अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाती है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ब्लीडिंग का एविडेंस नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन है 11 ग्राम पर डीएल। ठीक है, उसकी टीआरबीसी है 5.8 मिलियन पर एमएम क्यूब, और एमसीवी है 70 फेम्टोलीटर। आरडीडब्ल्यू यहाँ लिखा है नॉर्मल है, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट नेगेटिव। ऑकल्ट ब्लड मतलब कहीं पर छुपी हुई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ये स्टूल में करते हैं, स्टूल में कोई ब्लीडिंग नहीं है, गायनेकोलॉजिकल कोई ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है 11 ग्राम्स पर डीएल, आरबीसी 5.8 मिलियन है, नॉर्मल वैल्यूज है 4.5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, एमसीवी है 70 फेम्टोलीटर, नॉर्मल क्या है 80 to 100 फेम्टोलीटर, मीन्स इट इज, and RDW is normal 10. So what is the probable diagnosis? Can I see some any answer? Any diagnosis? No? Look children, sorry. Here we can see 11 ग्राम में इसको एनीमिया तो है, बट इसकी टीआरबीसी नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, एमसीवी माइक्रोसिटिक है, 80 नॉर्मल होती है ना, इसकी कम है, आरबीसी छोटी है।
तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के कॉज में जिसमें टीआरबीसी ज्यादा होता है वो कौन सा है, और आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है, थैलेसीमिया, क्योंकि बाकी इसके डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब नॉर्मल है, तो इसका चांसेस है कि वो थैलेसीमिया का पेशेंट हो सकती है ये लड़की, बिकॉज हीमोग्लोबिन तो इसका डेफिनेटली कम है। कुछ बच्चों ने कोशिश की, थैंक यू बच्चों, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट केस में आप ट्राई करोगे। सो नेक्स्ट केस, we have only 6 cases, so not too many to go, okay? So बहुत आप लंबा हो रहा है आई नो, बट अपने दिमाग को प्लीज एक्टिवेट रखिए, ये हैंग हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड केस। आप इसमें देखिए हीमोग्लोबिन कितना है, 9.7, ठीक है। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन, 9.7। हिमेटोक्रिट या जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, व्हाट इज इट, 29.9, 30 जो है लो है, यहाँ दिख रहा है, एल मीन्स लो। दिस इज अ सीबीसी। सीबीसी का डायग्राम आपको जो प्रिंटेड मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा। सो चिल्ड्रन, इससे डरो नहीं, इसको देखो। HGB मीन्स हीमोग्लोबिन, HCT इज रेफरिंग टू हिमेटोक्रिट, 30 है वो भी लो है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है 70, नॉर्मली 80 to 100 होती है, वो भी लो है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन 22.6 है, वो भी लो है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन वो भी लो है। और आरडीडब्ल्यू, ये आरडीडब्ल्यू है, ये 14.5 तक होना चाहिए था, ये 18.4 है, ये हाई है। टीआरबीसी कितना है, 4.28 है, वो बहुत कम नहीं है। हीमोग्लोबिन कम है, टीआरबीसी ठीक है, बट हिमेटोक्रिट, एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी कम है, आरडीडब्ल्यू भी ज्यादा है। व्हाट इज द प्रोबेबल चांस कि ये कौन से टाइप का एनीमिया होगा? एनी आंसर्स डू वी हैव इन द चैट बॉक्स? Yes, there is one. Gaurav, iron deficiency. And Ansu also Right, say iron Gaurav, deficiency. congratulations, it's right. You are, this is a case of probably a case of iron deficiency. कंफर्म कैसे होगा? आप सीरम फेरिटिन या टीआईबीसी कराएंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा। फिर आप बेशक अपना शोधन कराइए, पुनर्नवा मंडूर दीजिए, बट इसके आधार पर जब आप ट्रीटमेंट भी देंगे तो आप डॉक्यूमेंट करेंगे ये बढ़ रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड अटेम्प्ट। नाउ दिस इज द सेकेंड केस। इसमें आप देखिए हीमोग्लोबिन है 4.6, ठीक है। Am I आपका sharing my स्क्रीन screen? शेयरिंग बंद हो गया डॉक्टर साहब, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। Okay, sorry, I'm just joining. So only total 6 cases are there. So only I think 2 or 3 more minutes will be there. So give a try, okay, what you have learned. So now this is a case. Here we can see hemoglobin is 4.6, TRBC is 2.78, दोनों बहुत कम है, right? ये हमारा 11 से ऊपर होना चाहिए था, 4.6 हो गया। टीआरबीसी भी 4.5 मिलियन तक जानी चाहिए थी, ये भी बहुत कम है। हिमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम ये भी बहुत कम है, 16.2% है। एमसीवी जिस हिसाब से टीआरबीसी हीमोग्लोबिन कम है, बट एमसीवी इसका ज्यादा है, 58.5%। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, मतलब एमसीएच कम होने का मतलब है कि हाइपोक्रोमेजिया आ रहा है, जो नॉर्मल कलर है उससे कलर कम हो रहा है। और इसकी आरडीडब्ल्यू देखिए 14.5 नॉर्मल है, इसकी 22.3 है, मतलब जो आरबीसी का साइज है वो बहुत ज्यादा बेल किया है। नाउ ये इसका जीबीपी है, आप देख सकते हैं कि इसकी आरबीसी कैसी है, लगभग खाली खाली हो गई है ना, एकदम जस्ट बाउंड मॉल, सम आर बिग, ड्यू टू विच देयर इज एन आइसोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया एंड माइक्रोसिटिक आरबीसी। माइक्रोसिटी के कैसे पता चला, एमसीवी कम है इससे। सो व्हाट काइंड ऑफ एनीमिया कैन इट बी? एनी चैट्स फॉर दिस टू बी? Yes, it's iron deficiency, it's correct. Good. So now the next case, few more to go.
Now here we see hemoglobin is 10.6, it is low. RBC is also low, 2.69, काफी कम है, 4.5 होनी चाहिए कम से कम, तो आधी है लगभग। हेमाटोक्रिट 31.6 है, बट इसका MC 0.6 है, एडल्ट बंदा है ये, ओके। 117.6 है और इसकी RDW 14.1 है। प्लेटलेट 578 है, हाई की ओर जा रहे हैं। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन दिस केस? TRBC कम हो गई है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV बहुत ज्यादा है, MCH भी ज्यादा है, मतलब जो नॉर्मल कलर है वो एटलीस्ट मेंटेन है, 36 तक होता है ना, वो मेंटेन है। तो इसकी क्या डायग्नोसिस हो सकती है केस 3 के लिए? डू वी हैव सम आंसर्स? वेरी गुड। From Sudarshan we have this answer, megaloblastic anemia, it's correct. B12 deficiency, it's correct. Shagufta Rahat for the previous one. So these are correct answers and I congratulate you children. Very good. Next, case 4. It's hanging. Only 2 more cases, so it's long I know, but अभी cases solve किए बिना कैसे अच्छा होगा? सो इन केसेस में आप देखिए हीमोग्लोबिन 11.1 है, TRBC 3.81, मतलब ये भी कम हो रहा है, हेमाटोक्रिट 33% है, MCV नॉर्मल है, 80 to 100 होता है नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, बट इसका RDW देखिए 22.7 है। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होकर के 200 तक जा रहा है। सो ये कैसा हो सकता है? इसकी डायग्नोसिस कुछ बन सकती है कि मतलब इसमें आप देखिए जो सेल साइज है वो 200 तक भी आ रही है, तो ये चांसेस है कि डायमॉर्फिक एनीमिया। डायमॉर्फिक एनीमिया का मतलब बहुत सारे सेल्स इसमें ऐसे जिनकी सेल साइज बहुत छोटी है, बहुत सारे सेल्स इसमें ऐसे भी हैं जिनकी रेंज काफी बड़े सेल साइज हैं। तो मीन वैल्यू नॉर्मल है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा कि मीन वैल्यू नॉर्मल है, बट आप रेंज देखोगे कि सेल साइज बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी तक वेरिएट कर रही है। So then you will be able to know कि इसकी RDW बहुत ज्यादा है बट MCV नॉर्मल है, बट ये लग रहा है कि डायमॉर्फिक एनीमिया का केस होगा। डायमॉर्फिक मतलब में से भी किसी की डेफिशिएंसी हो सकती है, किसकी है इसके लिए आपको उसको B12 फॉलिक एसिड फेरेटिन इनको कराना पड़ेगा, ठीक है। अब बस खत्म होते हुए अब ये लास्ट केस ये करते हैं, दिस इज द लास्ट केस, सो विद दैट वी विल एंड। अब इसमें सी हीमोग्लोबिन इज 7.2, TRBC इज 2.17, हेमाटोक्रिट वेरी लो 21.2%, MCV इज 96.9, RDW इज 27.1, मतलब अगेन इट इज वेरी मच वेरिएशन हियर फ्रॉम 50 to 200। हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, TRBC भी बहुत कम है, ठीक है। आप इनका जो अगर जीबीपी भी इसीलिए हमेशा कराते हैं CBC के साथ कि आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो हम नेक्स्ट कभी लेक्चर में उसको करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि सेल साइज बहुत छोटे से भी शुरू होकर के काफी बड़े बड़े भी हैं, और इसमें ये न्यूक्लिएटेड RBC है, न्यूक्लिएटेड RBC भी प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप की एनीमिया हो सकती है? छोटे से लेकर के बड़े सेल्स, ये देखिए काफी बड़े सेल्स हैं, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ओवल सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ओवेलोसाइट्स, ओवल मैक्रोसाइट्स आर प्रेजेंट, मैक्रोवेलोसाइट्स इन्हें बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ any answers? Dimorphic, very good, it is an example of dimorphic anemia. So with this we come to the thank you slide. Thank you all for your very patient listening, aapne bahut time diya, and I again thank the organizers for providing me with this opportunity to share some knowledge with children, and thank you sir, I'm stopping the sharing.